आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्त हो चला खबर को समझने का। तो बिहार की सियासत दिनों दिनों गर्म होती जा रही है और बयानों की बौछार जारी है, लेकिन इन सब के बीच आपके लिए आपके सरोकार से जुड़ी खबर भी जरूरी है। पदभार संभालने के एक दिन बाद नए शिक्षा मंत्री ने टीचर्स को दो टूक कह दिया कि उन्हें हर हाल में आउटपुट चाहिए। शिक्षा मंत्री को यह बयान देने से पहले जमीनी हकीकत को जरूर जान लेना चाहिए था। रिपोर्ट देखिए, फिर समझाएंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से आउटपुट चाहिए, लेकिन ज्ञान रेलने से पहले उनको जरा ज्ञान के इस मंदिर की हालत भी देख लेनी चाहिए। बेंच डेस्क बदहाल है, गर्मी से बच्चों का हाल बेहाल है और भवन ऐसा जहां विकास के दावों की हर पिलर हिलती दिखाई दे रही है। ये हालात बिहार के किसी देहात का नहीं, बल्कि राजधानी पटना के सगुना मध्य विद्यालय का है। शिक्षा मंत्री को आउटपुट मांगने से पहले सिस्टम का इनपुट भी जरूर देख लेना चाहिए। तख्ता रखने के बाद यहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा, फिर बैग रखते हैं, तो ये है सरकारी स्कूल और इसकी व्यवस्था। अब जरा जो बेंच है उसकी हालत देख लीजिए। डेस्क की तो हालत आपने देख ही ली है। एक बार हम फिर से इस दूसरे डेस्क को भी दिखा रहे हैं कि देखिए ये डेस्क का भी वही हाल है। मतलब तख्ता उठा रहे हैं तो उठ जा रहा है, उसके बाद सीधा देखिए लोहा नजर आ रहा है। अब जरा बेंच की हालत देखिए जिस पर बच्चे बैठ रहे हैं, वो भी बच्चे खुद दिखा रहे हैं। देखिए, तो ये स्कूल है सगुना मध्य विद्यालय और यहाँ पर वर्षों से फर्नीचर का अभाव है। सब कुछ जुगाड़ पर चलने वाले राजधानी के सगुना विद्यालय में 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। 400 बच्चे यहाँ नामांकित हैं। कुछ बच्चों को तो टूटी बेंच डेस्क नसीब है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को बोरे या फिर प्लास्टिक के आसन पर ही ध्यान लगाना है, क्योंकि सिस्टम यहाँ अंतर्ध्यान है। क्लास की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहाँ 7वीं क्लास में आपने देखा कि टूटे फूटे फर्नीचर थे, वहीं जो 5वीं क्लास है वहाँ पर फर्नीचर भी नहीं है। यानी बच्चे जो है घर से जो है दरी और बोरा लेकर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लास में पढ़ाई होती है। बैठे बैठे पैर में दर्द हो जाता है। बेंच नहीं है और पंखा नहीं है तो गर्मी भी लगती है। स्कूल में महीनों से बिजली का कनेक्शन नहीं है। 1.5 लाख रुपया बिल बकाया है, लिहाजा बेना डोलाने के बजाय उपाय क्या है? अभी बिजली है नहीं, लाइन का विभाग से सप्लाई खत्म है। क्यों? सब चूंकि ड्यूज है। कितना ड्यूज है? करीब 1.5 लाख रुपया के लगभग। 1.5 लाख। जाहिर है शिक्षा मंत्री को ये बात जेहन में जरूर उतार लेनी चाहिए कि बढ़िया आउटपुट के लिए सिस्टम का आउटस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। ऐसे में शिक्षा मंत्री अगर शिक्षक से आउटपुट मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नाइंसाफी ही होगी, क्योंकि शिक्षक तो आते हैं लेकिन स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। ना तो बिजली का पंखा लगा हुआ है, ना ही लाइट जल रही है और ना ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षकों से बेहतर आउटपुट चाहिए। शिक्षा मंत्री को बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कुछ आंकड़े हैं और उसे जरूर समझ लेना चाहिए कि शिक्षा विभाग के मुताबिक बिहार में 72,000 प्राथमिक विद्यालय हैं और प्राथमिक विद्यालयों में तकरीबन 1.25 लाख पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल में 9,360 पद रिक्त हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,000 पद रिक्त हैं। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है और राज्य में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां एक साथ सभी विषयों के शिक्षक मौजूद हों। 30 छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन राजधानी पटना के स्कूलों में यह मानक पूरा नहीं हो रहा। देश के प्रारंभिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या 3 लाख से ज्यादा है। समान वेतन की मांग के लिए शिक्षक हमेशा आंदोलन करते हैं। यहां आउटपुट चाहिए और जो तस्वीरें रजनीश दिखा पा रहे थे उसमें इनपुट की जरूरत है। अब शिक्षा मंत्री यह सोच लें कि पहले इनपुट देंगे या फिर आउटपुट लेंगे। बिहार में दागियों पर दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि आरोपों पर माकूल जवाब देने के बजाय नेता यह साबित करने में लगे हैं कि किसके दाग कितने गहरे हैं। नहीं नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी। ज्ञान में ये चीजें नहीं थी
और मैं जानता भी नहीं था कि मामला क्या है। कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। नीतीश की नई टीम को शपथ लिए अभी 2 ही दिन बीते हैं कि सियासत में एक अलग तरह का दंगल शुरू हो चुका है। वो दंगल है दागियों पर। कानून मंत्री से उठा विवाद अब बवंडर बन चुका है। कल तक हर मामले से अनजान सीएम नीतीश अब मामला देखने की बात कह रहे हैं। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। दागी मंत्रियों पर दंगल इस कदर है कि किसके दाग कितने गहरे हैं, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। हमारे पार्टी में कोई तरीपार नहीं है। मेरे ऊपर छोटा मुकदमा हुआ कि नहीं बताइए। अरे ठीक है भैया, ऑल बिहार का हमको लाइसेंस है, हम दिल्ली चले गए, भूल चूक से लेके चले गए, 10 काठी लोग क्यों ले जाएगा बताइए। एक MLA या एक्स मिनिस्टर 10 काठी दिल्ली ला के नुमाइश करेगा? तो ये सत्य को समझिए और इस बात में कोई दम नहीं है। मतलब उधर केस है तो इधर भी केस हो कोई नहीं, उधर तरीपार है, इधर सजा मुक्त लोग है। आरोप कौन लगाया मेरे पर? सरकार। सरकार जब आरोप लगाती है तो उसका काम है आरोप लगाना, और हम जाके न्यायपालिका में अपनी बात को रखते हैं। ये चोरी का आरोप नहीं है, आप लोग ठीक से समझ नहीं रहे हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। बात सिर्फ कार्तिकेय कुमार, लेसी सिंह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार में 17 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ एक या एक से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुछ नामों पर गौर करना भी जरूरी है। मसलन आरजेडी के सुरेंद्र यादव, जिन पर पॉस्को समेत कुल 9 आपराधिक केस हैं। आरजेडी के ललित यादव, जिन पर पटना थाने में 1 केस दर्ज है। आरजेडी के कार्तिकेय कुमार, जिन पर अपहरण समेत कुल 4 मामले दर्ज हैं। रामानंद यादव, जिन पर 3 पटना में और 1 केस जहानाबाद में दर्ज है। आरजेडी के सर्वजीत कुमार, जिन पर पटना थाने में 1 केस दर्ज है। आरजेडी के मोहम्मद इसराइल मसूरी, जिन पर 2 केस दर्ज है। जेडीयू के जमा खान, जिन पर भभुआ के अलग अलग थानों में 3 केस दर्ज है। जेडीयू के मदन सहनी, बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाने में 1-1 केस दर्ज है। सुमित कुमार सिंह, जिन पर 5-5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिन पर पटना के अलग अलग थानों में 4 केस दर्ज हैं। मंत्रिमंडल पर मचे महाभारत पर जब तेजस्वी से सवाल किया गया तो उन्होंने माकूल जवाब देने की बजाय मीडिया पर ही खुन्नस निकाल दी। तो मुड़ के जो कुछ मीडिया के लोग, जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, उनको कर दे दीजिए। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जाहिर है दाग पर दंगल के बीच नई सरकार को अपनी बेदागी का हिसाब भी जनता को देना होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि दागी मंत्री को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR ने 16 अगस्त को महागठबंधन सरकार की कैबिनेट में शामिल 33 में से 32 मंत्रियों के एफिडेविट के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 32 में से 27 मंत्री दागी हैं, या यह कह सकते हैं कि उन पर आरोप हैं। नीतीश की मौजूदा कैबिनेट के 72% मंत्री दागी हैं, यानी उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। कैबिनेट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और उनके कोटे से कुल 17 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 15 मंत्री यानी कि 88% मंत्री ऐसे हैं जिन पर केस हैं। 15 मंत्री यानी 88% मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 17 में से 11 मंत्री यानी 65% पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। मौजूदा सरकार में जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से एक ही मंत्री शामिल हैं, जिनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। 32 मंत्रियों में से 27 यानी 84% करोड़पति हैं। तो एक डेटा ADR की रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे थे। पूर्व जेडीयू नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। आरसीपी सिंह का कहना है कि जेडीयू की गतिविधियों से साफ है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय के सिवा कोई रास्ता नहीं। आरसीपी सिंह के बयान पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार कर दिया। विलय होने वाला है, होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे और करेंगे। सर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू का विलय जो है छोड़िए उसका कौन चीज। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे। बिहार में गठबंधन बदल गया,
सरकार बदल गई, लेकिन सियासी बयानों से मॉनसूनी मौसम में राजनीतिक गर्मी और बढ़ती जा रही है। ताजा बयान जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जिस रास्ते पर जेडीयू के नेता चल रहे हैं, उस रास्ते पर उनके सामने आरजेडी में विलय का ही रास्ता बचा हुआ है। बादल और जदयू विलय होने वाला है। होने वाला नहीं है, जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे और करेंगे क्या? बादल और जदयू विलय होने वाला है। होने वाला नहीं है, जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे और करेंगे क्या? आरसीपी सिंह के बयान पर जेडीयू की तरफ से बड़ा पलटवार हुआ। मुख्यमंत्री ने बिना कुछ बोले सब कुछ बोल दिया। कहा आरसीपी का जवाब तो ललन सिंह ही देंगे। सर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू का विलय जो है छोड़िए उसका कौन चीज जदयू का विलय हो जाएगा क्या है, आपको बता देंगे ललन जी। जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा था, आरसीपी के बयान पर जेडीयू की तरफ से पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने मोर्चा संभाला और आरसीपी पर एक के बाद एक कई पलटवार कर दिए। इतिहास भूगोल उनको मालूम है। अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया। उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं वो? बिहार में हुए इस नए राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में इस बार आरसीपी सिंह ही रहे हैं। आरसीपी सिंह पर ही आरोप लगाकर जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। दोनों तरफ से जारी बयानों के तीर ये बता रहे हैं कि बिहार में यह सियासी रंजिश और ज्यादा तीखी होने जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, दिल्ली से अमितेश सिंह और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सियासी उठापटक के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। पीके ने नीतीश के बार बार स्टैंड बदलने पर क्या कहा, यो भी जानिए। आपका 20 लाख नौकरी दे दीजिएगा, कहां से दे दीजिएगा नौकरी? पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमको पॉलिटिक्स करने से मतलब नहीं है। अगर वो दे देते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। दे दे, तुरंत 20 लाख लोगों को नौकरी दे दें, बहुत बढ़िया बात है। 3 साल तो मौका मिल गया, अब तो महागठबंधन बन गया और आप कह रहे थे क्या गणित लगाइएगा? आए हुए 3 महीना में होगा, देख रहे उथल पुथल पूरा 180 डिग्री घूम गया, घुमा ना। आपको अभी क्या मालूम है कि इसके बाद फिर कैसे घूमेगा? तो घूमने दीजिए। अगला चुनाव आते आते अभी कई बार घूमेगा, इतना आपको कह के जाते हैं। नीतीश जी फेविकॉल लगा कर बैठ गए, जिसको पलटना है पलटते रहिए। हम बैठे हुए बीच में फेविकॉल लगा के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब आप समझिए कि पीके के 180 डिग्री पर घूमने की बात क्यों कह रहे हैं। पिछले एक दशक की बात करें तो साल 2013 में बीजेपी से अलग हुए नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी के बीच सबसे पहले गठबंधन साल 1998 में हुआ था। 2013 में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरा बनाया जाना रास नहीं आया और वो बगावत पर उतर आए। 2015 में बनी महागठबंधन की सरकार और 2017 में करवट ले ली गई। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए ने फिर साल 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी ने उन्हें 43 सीट मिलने के बाद भी सीएम की कुर्सी पर बिठाया। 9 अगस्त को बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार उन्होंने बना ली और इसी बात को लेकर 180 डिग्री वाली बात पीके कहते हुए दिख रहे हैं। अब आपको काम की खबर हम बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड काम का शिलान्यास किया है और मेट्रो का अंडरग्राउंड सेक्शन 8 किलोमीटर लंबा होगा। 6 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। पटना मेट्रो के निर्माण में बिहार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास के समय राजेंद्र नगर मेट्रो प्रोजेक्ट के साइट पर सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। अंडरग्राउंड वाला भी काम शुरू हो गया और हम लोगों का लक्ष्य है कि तेजी से इस पर काम शुरू, तो इस पर काम चल रहा है और पूरी बातचीत हुई है। पटना मेट्रो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पहले पटना मेट्रो का प्रस्ताव सड़क के ऊपर ही होना था, लेकिन बाद में भूमिगत मेट्रो लाइन को भी मंजूरी दे दी गई। आपको बता दूं कि कई स्टेशन है, लगभग 6 ऐसे स्टेशन हैं जो भूमिगत रेलवे जो है वो होगा। तो ये एक पटना की तस्वीर जो है वो बदलने वाली है इस मेट्रो के जरिए।
17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया था। 31 किलोमीटर लंबी पटना मेट्रो रेल परियोजना के तैयार हो जाने से पटना वासियों को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, बिहार की राजधानी के 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना मेट्रो के 24 स्टेशनों में से लगभग 1 दर्जन स्टेशन भूमिगत बनाए जाएंगे। अब आप समझिए कि पटना मेट्रो का रूट क्या होगा, क्योंकि यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कॉरिडोर 1 यानी कि दानापुर से खेमनी चक के बीच रुकनपुरा, राजा बाजार, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना रेलवे स्टेशन पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाना तय किया गया है। इसके अलावा कॉरिडोर 2 की अगर बात करें तो पटना स्टेशन से न्यू आईएसबीटी के बीच आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, मोइनुल हक स्टेडियम और राजेंद्र नगर में भूमिगत स्टेशन बनाने की प्लानिंग है। पटना जंक्शन को इंटरचेंज स्टेशन बनाना तय किया गया है। यहीं पर आप मेट्रो की जो गाड़ियां हैं 2 अलग अलग रूटों पर उन्हें चेंज कर सकते हैं। अब बात स्मार्ट सिटी की करते हैं। पटना स्मार्ट सिटी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। यह एक ऐसा कमांड सिस्टम है जिससे एक जगह से पूरे शहर पर एक साथ नजर रखी जाएगी। स्मार्ट सिटी की योजनाएं अब धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी हैं। ये है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। शहर की सुरक्षा हो या ट्रैफिक सिस्टम, यहाँ से पूरे पटना शहर पर एक साथ नजर रखी जा सकेगी। ये कंट्रोल जो सिस्टम है वो यहाँ से कमांड होता है। ये इनका कंट्रोल रूम है और यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे पूरे शहर भर में पटना नगर निगम के तमाम जो जगह पे जो है वो हर चप्पे चप्पे पे कैमरे लगाए गए हैं और कैमरा इतना स्ट्रांग है कि यहाँ से एक साथ कई फैसिलिटीज जो है वो दी जा सकती है। परियोजना के तहत कई जगहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोगों तक या लोगों से फौरन सूचना लेकर एक्शन लिया जा सके। जितने प्रमुख चौक चौराहे हैं वहाँ 2 सिस्टम लगेंगे, एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम और एक इमरजेंसी कॉल बॉक्स। इमरजेंसी कॉल बॉक्स लोगों के लिए है, अगर उनके आस पड़ोस में या उस घटना स्थल पर कुछ घटना होती है तो इमरजेंसी कॉल बॉक्स का जो बटन है उसको वो दबाएंगे और सीधे कंट्रोल रूम से वो बात कर सकेंगे और अपना जो परेशानी है वो उनको बताएंगे और फिर हम संबंधित विभाग को सूचित करेंगे। दूसरा है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कोई क्राइसिस की सिचुएशन हो गई या एक ही समय हमें पूरे शहरवासियों को सूचना देनी है तो उस समय हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए वॉइस के माध्यम से लोगों को संदेश देंगे। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्मार्ट सिटी की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में भी इस योजना पर काम हो रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को दिन दहाड़े एक छात्रा को गोली मार दी गई। वहीं इसके अगले ही दिन गुरुवार को एक फौजी को गोली मारी गई और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।